So very good morning to all of you. We are doing the very important topic of CMA Inter, that is consignment accounting. 2 लेक्चर्स हम लोग के ऑलरेडी हो चुके थे जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया था। और अगर हम लोग अभी तक बात करें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, एक बार छोटा सा उसका रिवीजन लेंगे। सबसे पहले वी हैव स्टडीड व्हाट कंसाइनर एंड कंसाइनी इज ऑल अबाउट। कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है और ये कंसाइनमेंट का बिजनेस कैसे चलता है, हम लोगों ने इसको बहुत डेप्थ में समझा। दोनों के क्या रोल्स हैं, दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कंसाइनी को कंसाइनर का बिजनेस कैरी ऑन करने में जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कमीशन। कमीशन कितने टाइप्स की होती हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया और कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है वो भी हम लोगों ने एक बेसिक लेवल पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा अगर कंसाइनर के पास से सामान कंसाइनी के पास पहुंचेगा तो रास्ते में बहुत हर्डल्स हो सकती हैं और उन हर्डल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। और एबनॉर्मल लॉसेस कहां कहां पर हो सकते हैं, 2 जगह पर हो सकते हैं। एक तो इन ट्रांजिट रास्ते में और दूसरा इन कंसाइनीज गोडाउन। और इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा जो कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा, जो कंसाइनर ने भेजा था, कंसाइनर को बिलोंग करता है, कंसाइनर की ओनरशिप है, उसकी कैसे कंप्यूटेशन होती है। तो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की भी यहां पर कैलकुलेशन सीखी। फिर हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस को 3 लेवल्स पे डिवाइड किया। वन इज कंसाइनर्स एक्सपेंस, अनदर इज कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एंड लास्ट वन वाज कंसाइनीज रिकरिंग एक्सपेंस। उसमें क्या क्या कैटेगरी आती है हमने सारे एक्सपेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ा, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड होंगे जब हमको वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। ओके जी, तो ये सारी नॉलेज आई होप आप सब लोग के पास है। तो अब हम लोग अकाउंटिंग के कोर एरिया में जा सकते हैं। तो अब सब लोग हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज होंगी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और साथ में हम लोग आज लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन बुक्स ऑफ कंसाइनर तो आपको ध्यान रखना है कंसाइनर ही वो पर्सन है जिसका एक्चुअल में यहां पर बिजनेस चलाया जा रहा है। तो ओनरशिप बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली एंड अकॉर्डिंगली यहां पर हमको एंट्रीज पास करनी होगी। ओके जी, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब कंसाइनी के पास गुड्स आते हैं कंसाइनर से तो एक्चुअली में कंसाइनर कंसाइनी को कोई बिलिंग नहीं करता, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेच नहीं रहा। गुड्स कौन बेच रहा है, कंसाइनी कस्टमर्स को बेच रहा है, तो बिलिंग वहां पर होगी। इसका मतलब कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में डेटर क्रेडिटर का रिश्ता भी नहीं हो सकता। लेकिन हमें अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को अच्छे से समझने के लिए बैकएंड में यही मानना पड़ेगा कि दोनों क्या हैं, डेटर और क्रेडिटर है। खाली मानना पड़ेगा, लिखना कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि कोई भी पर्सन आपका डेटर तब बनता है जब आप उसको कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट सेल करते हैं, तो वो आपका डेटर बन जाता है। और यहां पर कंसाइनर कंसाइनी को सेल नहीं कर रहा गुड्स, क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है गुड्स। सेल तो कंसाइनी कस्टमर को करेगा। यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। आओ जी अब हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, when goods are consigned or dispatched। जब गुड्स कंसाइंड होंगे या फिर क्या होंगे, डिस्पैच्ड होंगे। सो व्हेन गुड्स आर कंसाइंड और डिस्पैच्ड का मतलब जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो एंट्रीज हमको बहुत आराम से समझनी है बिकॉज यही हमारा बेस है इस टॉपिक का भी, और आगे भी बहुत जगह ये काम आपको आने वाला है। तो कंसाइनर के बाद से मुझे बताओ गुड्स जा रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं। एंड यू ऑल नो गुड्स बोल लो, इन्वेंट्री बोल लो, स्टॉक बोल लो, है तो सब एसेट ही। और जब एसेट आपके बिजनेस से जाती है, चाहे वो सेल होने के लिए जाए या वो किसी के पास रखवाने के लिए जाए, जा तो रही है, आप उसको डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं। अगर जा रहा है, क्या बचपन में पढ़ा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट तो कम्स इन होता है। यही पढ़ा था रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी गुड्स कंसाइनर के पास से जा रहे हैं, हम तो कंसाइनर की बुक्स बना रहे हैं, तो गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लिखो टू गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर क्या हम सिर्फ 2 गुड्स नहीं लिख सकते? देखो अगर हम लोग सिर्फ 2 गुड्स लिखेंगे ना तो बड़ी जनरल अकाउंटिंग हो जाएगी, फिर ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कंसाइनमेंट के थ्रू सामान जा रहा है। तो एंट्रीज को कंसाइनमेंट का फ्लेवर देने के लिए आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखना पड़ेगा, ताकि क्लैरिटी रहे। कल को जब आप अकाउंटिंग करने के बाद मैनेजमेंट चेक करेगी सामान किसके पास गया तो पता होगा अच्छा ये तो कंसाइनी के पास गया हुआ है। ओके जी। और साथ में क्या ये कंसाइनी के पर्सनल काम के लिए गया है या आपके बिजनेस के लिए गया है? तो बिजनेस का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। तो डेबिट हम लोग किसको करेंगे? कंसाइनमेंट को करेंगे। इसका मतलब यह है कि कंसाइनमेंट जो आपका बिजनेस है उसके अंदर ये सामान आ गया। आपके पास सामान दिल्ली में बहुत सारा पड़ा हुआ था, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की कंसाइनमेंट के थ्रू, और उस कंसाइनमेंट बिजनेस में आपने इन सामान को वहां पर क्या कर दिया? डाल दिया। ओके जी। जैसे कि आप देखो जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में सामान आता है तो क्या लिखते हो? 2 परचेजेस लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हैं हम लोग। ये देखो जी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये हमारे बिजनेस का अकाउंट होता है वहां पर, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। यहां पर वही हमारे बिजनेस का अकाउंट क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जब मैं ट्रेडिंग में सामान डालता हूं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर वाले गुड्स, ओपनिंग स्टॉक तो पिछली बार वाला आ रहा है, ड्यूरिंग द ईयर डालता हूं तो 2 परचेज लिखता हूं या बाय परचेज लिखता हूं? 2 परचेजेस लिखता हूं। एक्चुअल में परचेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक पड़ा हुआ है। तो बताओ जी इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड 2 परचेज, यही हुआ ना। तो हम लोग यहां पर भी क्या कर रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बस बिजनेस मोड ऑफ बिजनेस चेंज होने की वजह से अकाउंटिंग एंट्रीज की टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट एज इट इज है। कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है। उधर का ट्रेडिंग अकाउंट यहां क्या बन गया? कंसाइनमेंट अकाउंट। और वहां पर जो परचेज के नाम से गुड्स जाने जाते थे, यहां पर उसका नाम क्या हो गया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? आओ जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री, एक एक एंट्री को लिखेंगे और समझेंगे, बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ने वाले। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। देखो एक्सपेंसेस दोनों लोग पे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो कंसाइनर ने खुद एक्सपेंसेस पे करे। तो मैं कंसाइनर हूं और मैंने खर्चे खुद ही पे करे, मैंने खर्चे खुद ही पे करे, तो जो मैंने खर्चे पे करे वो अपने कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए करे। अगेन सोचो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे पे हो रहे हैं, वेजेस पे हो रही है, तो 2 वेजेस लिखते हैं, यस और नो? तो यहां पर क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। लेकिन क्योंकि ये कंसाइनर ने पे करे हैं और हम कंसाइनर की ही बुक्स बना रहे हैं, तो क्या आएगा? टू बैंक आएगा। क्योंकि ये तो पेमेंट हो रही है, खुद ही पैसा पे कर रहा है कंसाइनर, तो उसके बाद से पैसा जाएगा। ओके जी, ऑल राइट। नेक्स्ट, व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस लेके चलेगा ताकि उसको उसकी सीरियसनेस के बारे में पता चले कि कंसाइनी टाइम पास करने के लिए नहीं बिजनेस करने बैठा, बल्कि वो बिल्कुल सीरियसली बिजनेस कर रहा है। तो जब पैसा मिलेगा कंसाइनर को, वो किसको डेबिट करेगा? बैंक को। देख किसी भी देखो फॉर्म में पैसा मिल सकता है, कैश मिला तो कैश, बैंक मिला तो बैंक। और अगर कंसाइनी ने बोला भाई पैसा वैसा तो नहीं है, बाद में मिल जाएगा, बियर साइन करवा लो, तो बियर मिला तो बियर डेबिटेड। और ये किससे मिला? हाँ जी, ये कंसाइनी से मिला, तो लिखेंगे टू कंसाइनी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहां पर कंसाइनमेंट क्यों नहीं लिखा। पहले लिख लो सब लोग, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। एंट्रीज एक ही बार किसी टॉपिक की लिखी जाती हैं, इसलिए समझनी बहुत जरूरी है, फिर तो क्वेश्चन में इसको हम बार बार लिखेंगे। तो पहले जब एंट्रीज लिख रहे हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो जी, यहां पर कंसाइनमेंट का अकाउंट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ऑप्शनल है, इसका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा ट्रांसफर करती है तो ये किसी भी तरीके का इनकम या एक्सपेंस जनरेट नहीं करता, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट या लॉस जनरेट नहीं करता कंसाइनमेंट के बिजनेस को। ये तो एक ऑप्शनल एक्टिविटी है। आपने कंसाइनी से पैसा लेके रखा ताकि आपको कंसाइनी की सीरियसनेस का अंदाजा हो। आप चाहते तो नहीं भी रख सकते थे। इसलिए इससे कोई कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उसका कोई भी लॉजिक नहीं है।
क्या ये पैसा कंसाइनर परमानेंट ले रहा है या ये एडजस्टेबल है? एडजस्टेबल है। तो इससे प्रॉफिट लॉस का क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोग मेरे एक प्रॉपर्टी है वहां पर रेंट पे रहते हो, ठीक है जी। मैंने आपको बोला किराया होगा 20,000 रुपए महीने का, 20,000 रुपए महीने का किराया होगा, लेकिन क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आप उसको खराब ना कर दो, इसलिए मैं आपसे 50,000 रुपए अलग से सिक्योरिटी लूंगा। तो अगर आपको मेरी जगह पर रहना है तो पहले दिन ही आपको मुझे 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? मेरी इनकम उसमें कितनी होगी? 20,000 होगी कि 70,000 होगी? 20,000 ही होगी ना। मेरे 50,000 आपसे एडवांस लेने से मेरी इनकम तो नहीं बढ़ गई। मैं तो आपको 1,00,000 रुपए भी बोल सकता एडवांस का, वो रिफंडेबल मोड में होगा, वो एडजस्टेबल मोड में होगा। मेरी प्रॉफिट, मेरी इनकम कितनी है? वो 20,000 रुपए। इसलिए मुझे तो अपने बिजनेस में प्रॉफिट लॉस निकालना है, कंसाइनमेंट बिजनेस में, क्योंकि ये जो एडवांस मुझे मिला है ये प्रॉफिट लॉस की कोई बात नहीं करता। इसलिए यहां पर बस जो ताल्लुकात हैं वो कंसाइनर और कंसाइनी के रहेंगे, कंसाइनमेंट बिजनेस बीच में नहीं आ जाएगा। ये बस कंसाइनर बोल रहा है मैंने कंसाइनी से एडवांस लिया हुआ है जो मैं बाद में एडजस्ट करूंगा, तो इसी एंट्री के लिए एक दूसरे के लेनदार देनदार बन जाते हैं, या हम लोग अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोले तो डेटर क्रेडिटर बन जाते हैं। इधर कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं आएगा। ध्यान रखना, कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या कोई भी बिजनेस का अकाउंट सिर्फ तभी आता है जब उस ट्रांजैक्शन से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है। और पैसों को ट्रांसफर करना इज नॉट एन इनकम, वो कभी भी इनकम नहीं होती। आपको क्या लगता है अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई रोज 10-10 हजार रुपए देता रहेगा तो वो आपकी इनकम बन जाएगी? आंसर इज नो। आप लोग इनकम टैक्स में भी पढ़ते होंगे, ट्रांसफर इज नॉट ट्रीटेड एज योर इनकम। ट्रांसफर के अंदर जो पैसा एज एन इनकम है उसको आप इनकम मान सकते हैं। सर समझ नहीं आया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं आप एक शॉपकीपर हो, आप सामान बेचते हो, 100 रुपए की चीज है जो आप 120 की बेचते हो। आपके पास कस्टमर आया, आपने वो चीज उसको बेच दी, वो आपको कितने रुपए देगा? 20 रुपए का प्रॉफिट देगा कि पूरे 120 देगा? 120 देगा ना। मान लेते हैं उसने पेटीएम स्कैनर करा और आपके अकाउंट में 120 रुपए आ गए, तो वो 120 आपकी इनकम नहीं है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है बस वही आपकी इनकम है, उसी पे आपको इनकम टैक्स देना है। और इधर भी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर मेरे लिए वो बस प्रॉफिट वाला एलिमेंट ही रेलेवेंट है। अगर उसके अलावा पैसों का लेन देन हो रहा है तो उसका कोई भी मतलब यहां पर नहीं है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने 120 की चीज 120 की बेच दी, तो क्या उसमें कोई भी इनकम हुई? नहीं हुई। तो क्या मेरा उस पर इनकम टैक्स देना बनता है? नहीं बनता। पर मेरे अकाउंट में तो 120 आएंगे कि नहीं आएंगे? वो आएंगे। तो ट्रांसफर इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कोई इनकम का पार्ट ना छुपा हुआ हो। तो ये जो हम एडवांस ले रहे हैं कंसाइनी से, क्या ये इनकम है? नो, ये इनकम नहीं है। ये तो बस थोड़े टेम्पररी फेज के लिए हमने एडवांस उससे ले रखा है। क्लियर एवरीवन? और ये खाली इस टॉपिक में नहीं लगेगा, हर जगह पर लगेगा। जहां पर भी सिर्फ पैसा ऐसा ट्रांसफर होता है जो वापस भी आएगा या एडजस्ट होगा, वो कभी भी आपके बिजनेस के अकाउंट को इंपैक्ट नहीं करेगा। डन एवरीवन? आओ जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी। अब खर्चे किसने कर दिए? कंसाइनी ने यहां पर खर्चे कर दिए। ओके जी। तो खर्चा चाहे कंसाइनर करे, खर्चा चाहे कंसाइनी करे, खर्चे तो दोनों कंसाइनमेंट बिजनेस के ही हैं, बोलो हां। और अगर कंसाइनी ने भी करा तो उसको आज नहीं तो कल उसकी एडजस्टमेंट करा दी जाएगी। उसको पैसे दे दिए जाएंगे या पैसे नहीं दिए जाएंगे तो एडजस्टमेंट करा दी जाएगी। लेकिन अगर कंसाइनी के ज्यादा से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं तो क्या कंसाइनर दिल्ली में बैठ के ये नहीं सोचेगा कि इस बार तो कंसाइनमेंट बिजनेस से प्रॉफिट बहुत कम आएगा? या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कंसाइनी कितने भी खर्चे करता रहे? बताओ जी, उसका प्रॉफिट कम होता है, उसको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है। चाहे वहां जयपुर में भी खर्चे हो रहे हैं, उसके बिजनेस के प्रॉफिट के को ही इंपैक्ट करेंगे, उसके बिजनेस के ही खर्चे हो रहे हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं। और क्या ये पेमेंट कंसाइनर ने करी है? नहीं करी। तो क्या टू बैंक लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो क्या लिखेगा? टू कंसाइनी लिखेगा, क्योंकि ये पैसे उसने कंसाइनी को आगे एडजस्ट कराने हैं। अब देखो यहां पर उसने कंसाइनी को क्रेडिट कर दिया। कंसाइनी को क्रेडिट करने का मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से उसकी बुक्स में कंसाइनी एज अ क्रेडिटर बन गया। मतलब कंसाइनर बोल रहा है ये पैसा मैंने कंसाइनी को देना है या एडजस्ट करना, एक ही बात है।
बस मेरी तरफ से आगे पैसे जाएंगे, मुझे इस ट्रांजैक्शन से मिलेंगे नहीं। बात सबको समझ में आती है, यस और नो? तो यही छोटी छोटी डेटर क्रेडिटर की ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग सारी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अकाउंट सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। हाँ जी, कंसाइनर को अकाउंट सेल्स नाम का डॉक्यूमेंट मिल गया, तो ये डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन होती है? हाँ जी, कितना क्वांटिटी सेल हुआ, कितना पैसा सेल का मिला जो वो रेमिट करेगा फ्यूचर में, सब कुछ होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इससे अब जो पता चलेगा, प्राइमरीली हम सेल की बात ही कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि अब मेरे पास पैसा फ्यूचर में आने वाला है कि जाने वाला है? आने वाला है। जब पैसा किसी से आने वाला होता है तो वो व्यक्ति आपकी बुक्स में डेटर बनता है कि क्रेडिटर बनता है? डेटर बनता है। तो अब कंसाइनी मेरा यहां पर क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कंसाइनी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कंसाइनी से फ्यूचर में मुझे पैसा मिलने वाला है। देखो, कंसाइनी हमारा डेटर बन गया। डेटर तब बनेगा जब किसी ट्रांजैक्शन के बाद कंसाइनी से पैसा मेरे पास आना होगा। और क्रेडिटर कब बनेगा? जब किसी ट्रांजैक्शन के बाद मुझे कंसाइनी को फ्यूचर में पैसा देना होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आओ जी आगे चले। नेक्स्ट लिखो, कमीशन पेबल टू कंसाइनी। कमीशन पेबल टू कंसाइनी। अब आपने कमीशन कैलकुलेट करी, आपने क्या करी, बल्कि कंसाइनी नहीं कर ली, तो आपने ओके कर दी, हां जी उसने कमीशन बिल्कुल सही कैलकुलेट करी है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या आपने कंसाइनी को पैसे देने होंगे इस चीज के लिए, या कंसाइनी आपको पैसे देगा? हमने कंसाइनी को पैसे देने होंगे। तो बताओ जी फटाफट से, क्या जर्नल एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी हमारा क्रेडिटर बन गया इस ट्रांजैक्शन के लिए। वी हैव टू पे दैट अमाउंट टू कंसाइनी। कौन सा अमाउंट? ये कमीशन का अमाउंट। ऑल राइट। नेक्स्ट, अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक। अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी। कुछ स्टॉक बिक नहीं पाया और वो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। मुझे बताओ, इस स्टॉक पे ओनरशिप किसकी है? कंसाइनर की। एंड ऑब्वियसली जब ये सामान नहीं बिका तो कंसाइनर इसको अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाएगा, जैसे आप लोग क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। तो स्टॉक एक तरीके से कंसाइनर के पास वापिस आ गया, चाहे फिजिकली नहीं आ रहा लेकिन अकाउंट्स में तो आ गया क्योंकि बिका नहीं। और चाहे तो कंसाइनर मंगवा भी सकता है। कंसाइनर बोल सकता है जो सामान आपके पास नहीं बिका ना, ये जयपुर में नहीं बिकेगा, जयपुर वाले लोग इसको पसंद नहीं करते, आप ऐसा करो वापस भिजवा दो, मैं दिल्ली में बेच दूंगा। तो कंसाइनमेंट का स्टॉक वापस आ गया, तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिटेड। अब यहां पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वर्ड नहीं बोलते क्योंकि वो जर्नल वर्ड हो जाएगा। कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बिजनेस से कंसाइनमेंट स्टॉक वापस आ गया। सर यहां पर आपने टू कंसाइनी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्या अगर ये सामान वापस कर देगा कंसाइनी तो मैं कंसाइनी को पैसे दूंगा क्या? क्या ये मैं कंसाइनी से सामान खरीद रहा हूं? नहीं, ये तो मेरा ही सामान है, मैं जो बोलूंगा उसको वो करना पड़ेगा। तो मैं टू कंसाइनी कहां से कर दूं? टू कंसाइनी करते ही मुझे वो पैसा कंसाइनी को देना होगा और कंसाइनी डेबिट करते ही मुझे वो पैसा कंसाइनी से लेना होगा। इसलिए यहां कंसाइनी वर्ड नहीं आ सकता क्योंकि अभी तो हम लोग ये जर्नल एंट्री यहां पर कर रहे हैं, कल को हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें इसी एंट्रीज को हम लोग वहां पोस्ट कर रहे होंगे। एंड यू ऑल नो अकाउंटिंग स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ओनली, रिकॉर्डिंग मींस जर्नल, इसलिए हमको स्टार्टिंग यहां से अच्छे से समझना जरूरी है। फिर आता है आपका लेजर अकाउंट एक्सेट्रा। डन? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? क्लियर है? अब आगे चलो। नेक्स्ट, गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी को लगा भाई गुड्स तो इनके बढ़िया हैं और मुझे खुद के लिए भी गुड्स चाहिए, तो ऑब्वियसली
जब मैं एजेंट ही हूं उन गुड्स का तो मुझे तो ऑन कॉस्ट मिल जाएगा। तो क्या कंसाइनी को अपने इन सामान से ही गुड्स ले लेना चाहिए जो कंसाइनर से आए, या मार्केट में ढूंढना चाहिए गुड्स? यहीं से ले लेना चाहिए भैया, उसकी भी तो घर गृहस्थी चल रही है तो उसको भी चीजें चाहिए होंगी, तो वो वहीं से ले लेगा। तो अगर गुड्स टेक ऑन ओवर करे कंसाइनी ने तो कंसाइनर का दिल पिघल जाएगा और वह कहेगा ये तो कंसाइनी ने अपने लिए ही लिए हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा, या वो इसका भी हिसाब किताब करेगा। हिसाब किताब तो करेगा, अकाउंटिंग का तो मतलब ही हिसाब किताब है, छोड़ कैसे सकता है? ऐसे तो वो कितने भी गुड्स टेक ऑन ओवर कर जाए, तो हिसाब किताब तो होगा। अब गुड्स लेके चला गया कंसाइनी, इस हरकत से, इस ट्रांजैक्शन से कंसाइनर को पैसे लेने चाहिए कंसाइनी से या और दे देने चाहिए पैसे? लेने चाहिए। तो जब लेगा पैसे तो कंसाइनी को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? डेबिट करेगा। देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, आप खुद ही आंसर्स करेंगे एंट्री में, मुझे कोई भी आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। आपके कंसाइनमेंट बिजनेस से स्टॉक चला गया, डन। और ये सब कुछ होने के बाद अल्टीमेटली अब सेटलमेंट होगी, तो लिखो व्हेन फाइनल सेटलमेंट इज मेड, व्हेन फाइनल सेटलमेंट इज मेड। हाँ जी, अब फाइनल सेटलमेंट हो रही है तो फाइनल सेटलमेंट में भी किस किस फॉर्म में पैसा मिल सकता है? कैश मिल सकता है, बैंक मिल सकता है, हो सकता है बाद में भी बीआर बन जाए। डेबिटेड और सारा पैसा किससे मिलेगा? कंसाइनी से मिलेगा, टू कंसाइनी। ओके जी, अब ये क्लोजिंग एंट्री है। हमने बार बार कंसाइनी को डेबिट किया, जब सेल की उसने हमको अमाउंट बताया तो तब हमने दिखाया कि कंसाइनी से पैसे लेने हैं, इसलिए वो डेटर बन गया। अब पैसा आ ही गया जब, तो वापस से क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं तो हमारी बुक्स दिखाती रहेगी कि अभी पैसा लेना है। अरे भाई अब तो दे दिया, अब कैसा लेना है? अब तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हमने कंसाइनी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्लियर है सबको? यस और नो? बस इसी पे बेस आप लोग लेजर अकाउंट बना लेंगे, क्या दिक्कत? डन एवरीवन। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंसाइनी। देखो जनरली इस टॉपिक में से लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने आते हैं, लेकिन जर्नल भी आ सकता है, हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए आपको आना तो सब चाहिए। और कहीं ना कहीं लेजर पोस्टिंग भी तभी आप समझ सकते हैं जब आपको उसका बेस दैट इज जर्नल पता हो। ओके जी, प्रॉपर नॉलेज तो आपको तभी मिलेगी। ऑल्दो आपको लेजर अकाउंट बनाने आ गए, प्रैक्टिस बहुत हो गई, तो हम कई बार सोचते भी नहीं है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको जरूर दिक्कत देता है। इसलिए आपको पता जरूर होना चाहिए, कोई एंट्री मैंने लेजर अकाउंट के डेबिट में पोस्ट की है तो क्यों की है, वो जर्नल से आ रही होगी। सिमिलरली फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अब अगर हम लोग कंसाइनी की बुक्स में बात करें, सबसे पहले अगर एडवांस पे करा हुआ है कंसाइनी ने, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी, तो वो अब क्या एंट्री करेगा? एडवांस पेड बाय कंसाइनी। हाँ जी, कंसाइनी ने पैसा पे किया है कंसाइनर को, क्या एंट्री करेगा? हाँ जी, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि अब उसकी बुक्स में कंसाइनर डेटर बन जाएगा। टू जिस भी फॉर्म में दिया, कैश दिया तो कैश, बैंक दिया तो बैंक, और अगर लाइबिलिटी ली बीपी की फॉर्म में तो बिल्स पेबल भी हो सकता है। वहां पर यही कैश, बैंक और बीआर उसको मिल रहा था, यहां पर क्या बन जाएगा? बीआर, बिल्स पेबल बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑन मेकिंग सेल्स, जब सेल्स करेगा कंसाइनी तो क्या एंट्री करेगा? हाँ जी, जब ये सेल्स होगी तो या तो कस्टमर उसको पैसा कैश में देगा, या तो बैंक में दे देगा, या फिर वो बीआर बनवा देगा। ये सब कंसाइनी के पास आ जाएगा। लेकिन क्या ये कैश, बैंक सब कुछ कंसाइनी का खुद का है, या उसको ये पैसा कंसाइनर को देना है? तो वो क्या लिखेगा? टू कंसाइनर, टू कंसाइनर। नेक्स्ट,
एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी। जब कंसाइनी खर्चे करेगा तो क्या एंट्री करेगा? इन खर्चों के बदले में फ्यूचर में कंसाइनर से रीइंबर्समेंट करवाएगा। तो जब ये कंसाइनर से पैसे लेगा फ्यूचर में, तो अभी क्या करेगा? कंसाइनर को डेबिट, और आज इसके पास से पैसा गया है तो एंट्री करेगा टू कैश और बैंक। कंसाइनर डेबिटेड टू कैश और बैंक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है सबको? चलो जी, एक काम और करेंगे। नेक्स्ट लिखो, लेजर अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। लेजर अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, पहले अगेन हम लोग बात करेंगे इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन बुक्स ऑफ कंसाइनर, सो सी प्राइमरीली तो इन बुक्स ऑफ कंसाइनर आपको दो ही अकाउंट बनाने होते हैं, पर कभी क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ कुछ आपसे टाइम पास अकाउंट बनवा सकता है, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे, एक एक ट्रांजेक्शन बस आपको वहां पोस्ट करनी होगी। तो उनकी तो बात हम सीधा क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। जो प्राइमरीली आपसे क्वेश्चन में पूछा ही जाता है उनकी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। तो फर्स्ट इज कंसाइनमेंट अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर, एंड अनदर इज व्हाट? कंसाइनीज अकाउंट। मतलब आपके बिजनेस का अकाउंट और आपका कंसाइनी से क्या लेना देना है, आपको उसका यहां पर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कंसाइनमेंट इज जस्ट लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली थिंग डिफर्स इज ट्रेडिंग हम लोग अपने ही बिजनेस में पूरे अपने ही कंट्रोल वाले अकाउंट में बनाते हैं, और यहां पर सामान मैं नहीं बेच रहा, कोई और बेच रहा है। तो हालांकि कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन सेल मेरे प्लेस पे नहीं हो रही, बस इतना सा फर्क है, बाकी अकाउंटिंग बिल्कुल एज इट इज रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। हम लोगों ने जब एंट्री करना सीख लिया तो अब लेजर अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेजर अकाउंट में वही एंट्रीज को जस्ट हमें यहां पर पोस्ट करना है, नथिंग एल्स। ऑल राइट, डेबिट क्रेडिट ऐसे ही दिखता है हमारा प्यारा लेजर अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब देखो, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है ना, ये कॉन्टिन्यूइंग नेचर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक लॉट बिक जाएगा, एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसका हिसाब किताब वहीं नक्की हो जाएगा। और जनरली कंसाइनर सामान भी बचा हुआ मंगवा ही लेता है कि मैं अपने स्टोर में बेचूंगा, अब अगले सेशन से, अब विंटर सेशन आने वाला है तो आपको विंटर के कपड़े भेजूंगा उस हिसाब से, तो वो सब कुछ चेंज कर देता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता था सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक से। यहां ओपनिंग स्टॉक का कोई काम नहीं है, यहां तो स्टार्ट ही तब होगा जब कंसाइनर पहली बार कंसाइनी को सामान भेजेगा। तो जब सामान भेजा था कंसाइनर ने तो क्या एंट्री करी थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सामान कंसाइनमेंट बिजनेस में आ गया इसलिए डेबिट हो रहा है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस कंसाइनमेंट, ये एक बिजनेस है, दिस इज नॉट जस्ट एन अकाउंट, दिस इज अ बिजनेस। इसके अंदर सामान आ रहा है, तो जब गुड्स रिसीव होंगे तो डेबिट करेंगे ना। कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर सामान आ रहा है, लेकिन अब ये सामान थोड़ा और महंगा होता चला जाएगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी महंगा होता था। अभी ये सामान और महंगा कैसे होगा? ये तो बस वो कॉस्ट है जितने में सामान कंसाइनर ने भेजा। क्या सीधा सामान उठा के ट्रेन में डलवा देगा, या और क्या करेगा? और खर्चे करेगा, जो कंसाइनर के खर्चे होंगे। और एक कंसाइनमेंट का अकाउंट, बिजनेस का अकाउंट भी किसकी बुक्स में बन रहा है? कंसाइनर की बुक्स में बन रहा है। तो जब कंसाइनर खर्चे करेगा तो क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक, और ये एक्चुअल में है क्या, ये कंजाइनर के खर्चे हैं, कंजाइनर्स एक्सपेंसेस। ओके जी, क्या बस यही खर्चा होगा या और भी इन गुड्स को महंगा किया जा सकता है? बिकने से पहले और भी महंगे हो सकते हैं। और कैसे महंगे होंगे? कंजाइनी भी खर्चा करेगा, छोटू खर्चा करेगा पहले तो अनलोडिंग का, फिर वो गोडाउन में जाएगा, और भी खर्चे हो सकते हैं, सेल वेल करने के खर्चे होंगे। तो लिखो यहां पर टू, क्या फिर से टू बैंक लिख दूं? टू कंजाइनी, क्योंकि ये खर्चे कंजाइनर अभी नहीं कर रहा, ये कंजाइनी कर रहा है, तो कंजाइनर फ्यूचर में कंजाइनी से इसकी एडजस्टमेंट कराएगा। लिखो यहां पर कंजाइनीज एक्सपेंसेस। कंजाइनीज एक्सपेंसेस का मतलब कंजाइनी पे कर रहा है, एक्चुअल में तो सारे खर्चे कंजाइनमेंट बिजनेस मतलब कंजाइनर के ही माने जाते हैं, ये तो बस फॉर द टाइमिंग पेमेंट कर रहा है कंजाइनी। ओके जी, और अभी इन गुड्स को कैसे महंगा किया जा सकता है? कमीशन देनी पड़ेगी, तो भी इनडायरेक्टली आपको खर्चा पड़ जाएगा, तो प्रॉफिट कम होगा। डेबिट साइड में जितनी चीजें आती हैं वो आपके ट्रेडिंग पीएनएल की बात करें तो जीपीएनपी को कम करती थी, यहां पर वो आपके कंजाइनमेंट के प्रॉफिट को कम करती रहेंगी। तो मुझे कंजाइनी को कमीशन भी देनी है, तो लिखो टू कंजाइनी अगेन, और ये क्या है, ये है कंजाइनीज कमीशन। चलो जी, खर्चों की तो बहुत बातें हो गई, प्रॉफिट कब होता है? जब खर्चे के साथ सेल भी हो। तो अब सेल होगी, कौन सेल करेगा, हम खुद करेंगे कि कंजाइनी करेगा? तो क्या लिखेंगे, बाय कंजाइनी, और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, जो उसने सेल्स करी। ओके जी, और क्या हो सकता है? रास्ते में लॉस हो सकता है, तो लिखो यहां पर बाय एबनॉर्मल लॉस। और क्या पता उस लॉस की हमने इंश्योरेंस करवा रखी हो, तो हमें कुछ पैसा भी मिलेगा, तो लिखो बाय बैंक इंश्योरेंस, या बैंक स्लैश इंश्योरेंस कंपनी। अगर हमें क्लेम अभी मिला नहीं है लेकिन एडमिट हो गया, तो हमको अपनी बुक्स में इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करना पड़ेगा। अभी लिखो, फिर दोबारा से समझाऊंगा। और एंड में जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का नाम क्या है? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और इन केस हमारी डेबिट साइड ज्यादा हुई तो क्या निकल के आएगा? बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, अगर गुड्स टेकन ओवर होगा, वो होता नहीं है जनरली, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं है, होगा तो जरूर जरूर वो भी आएगा। बस मैंने आपको लिखवा दिया ट्रांजैक्शन, इन केस अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहीं पर उसको अप्लाई करेंगे। जनरली यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? बहुत मुझे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग चाहिए, टाइम पास वाले नोट मत बनाना, पढ़ने आप ही को हैं, फिर आप ही का मन नहीं करेगा पढ़ने में। मैं बीच बीच में आके आपके नोट्स भी चेक करूंगा कितने अच्छे से बना रहे हो, या बस फॉर्मेलिटी के लिए कॉपी कर रहे हैं। सर किसी और का नोटबुक बाद में ले लेंगे। पहली बात तो कोई देने में हिचकिचाएगा, चलो दे भी देता है तो बिना बात डबल टाइम लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? जब यहां पर आपको इनफ टाइम मिल रहा है तो यहीं पर फुल एंड फाइनल करो, क्योंकि ये भी मुझे पक्का पता है आप सब बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे भी जरूर होंगे जो बहुत अच्छे से भी लिखेंगे। तो जब वो 10 बच्चे लिख पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं लिख पा रहे? अभी 10 बच्चों के साथ ही नहीं कंपटीशन कर पाओगे तो आगे कैसे करोगे? तो मुझे सबके नोट्स नीट एंड क्लीन चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए। राइटिंग को भी बेटर करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। जब एग्जामिनर को दिखेगा ना इसकी राइटिंग अच्छी है तो वो अपने आप समझ जाएगा कि बच्चा भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होगा, और मार्क्स आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स आपको बनाने हैं जिससे पढ़ने में मजा आए। ओके जी,
कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? प्रॉपरली एक जैसे स्टूडेंट होता है ना स्कूल का, वैसी चीजें आपको करनी है। नोटबुक हो वो भी एकदम बढ़िया, पेन हो वो भी बढ़िया, राइटिंग भी बढ़िया, तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का मन करेगा। और कई बच्चे ये फेयर नोट्स को भी रफ रजिस्टर में कर रहे होते हैं, आधा तो वैसे नहीं दिखता उसमें, और यहां से जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो वैसे ही पेज खराब हो जाएगा, तो बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आप सोचते होंगे सर ये तो इमैटीरियल है, बट यस ये बिल्कुल मटेरियल है। ये बहुत काम की बातें हैं जो बाद में समझ में आती हैं, जब एग्जाम से 2 महीने पहले बचे होते हैं। कंफ्यूजन होते हैं कि ये क्या मैंने गलत लिखा था या क्लास में गलत उतार लिया, क्या दिक्कत हुई, तो वो छोटे छोटे कंफ्यूजन पूरा क्वेश्चन हमारा कभी कभी गलत कर देते हैं। डन। अबाउट जी इसको हम लोग समझते हैं। एक बात ध्यान रखना, हालांकि अगेन वो कॉमन सेंस वाली बात है और मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा तो आप एकदम मुझे सही आंसर देंगे, और शायद मैंने आपको पहले दिया भी था, स्टिल उसको समझते हैं। मान लेते हैं मैंने सोचा एक छोटा सा मैं बिजनेस करता हूं। क्या बिजनेस है? सदर बाजार जाऊंगा। सदर बाजार मार्केट सबने देखी हुई है? नहीं भी देखी हो तो पता तो होगा, वहां पर आपको होलसेल में बल्क में सामान मिलता है और सस्ता मिलता है। तो मैंने सोचा वहां से क्या लेके आऊंगा, वहां से पेन्स लाऊंगा, और मेरे दोस्त यार बहुत हैं, सबको पेन चाहिए होता है, मार्केट से लेते हैं महंगा, मैं उससे उनको सस्ता दूंगा, लेकिन कुछ प्रॉफिट मैं भी कमाऊंगा, और वो मैं पेन उनको बेच दूंगा। पेन सेल करने का मैंने बिजनेस करने की सोची, तो मैं पेन लेके आ गया। कितने पेन लाया? मैं 1000 पेन लेके आया। ठीक है जी, 1000 पेन में लेकर आया, और ये पेन मुझे कितने का पड़ा? एक पेन 5 रुपए का। 5 रुपए का एक पेन पड़ा। और मुझे पता चला ये जो दुकानदार है ना, जो हम लोग आसपास देखते हैं, ये इसी पेन को 10 रुपए में बेचते हैं। इतना अच्छा खासा यहां पर मार्जिन होता है। लेकिन मैं 10 का बेचूंगा तो वो कहेंगे भाई यहीं से ना ले लें, तेरे से क्यों ले, हम तो यहीं से ले लेंगे। तो मैं 10 का नहीं दे रहा अपने फ्रेंड्स को, कितने का दे रहा हूं? 8 रुपए का दे रहा हूं। कितने का दे रहा हूं? 8 रुपए का। जब उनको दिखेगा 2 रुपए सस्ता मिल रहा है, फिर तो वो जरूर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो मेरे ईयर क्लोजिंग हुआ, जो मेरा ईयर क्लोज हुआ, 31 मार्च आने ही वाली थी, मैं तो ज्यादा पेन ले आया। तब तक मेरे कितने पेन बिके? तब तक लेट्स सपोज मेरे पेन बिके 600। तो मैंने 600 पेन बेच दिए। कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। मेरा पहले खर्चा, मेरी पहले पेमेंट कितनी हो चुकी है? खर्चा 5000 का, और 8 रुपए के हिसाब से 600 पेन बेचे तो कितने रुपए आपको इकट्ठे हुए? 4800। तो सर आपको 200 रुपए का नुकसान हो गया। बोलो यस और नो। क्या ये लॉस है 200 रुपए का, या फिर मुझे 1800 का फायदा हुआ? फायदा हुआ। कैसे हुआ फायदा? देखो जी, जब मैंने पेन ही 600 बेचे हैं तो बात कॉस्ट में भी 600 की होनी चाहिए। तो 600 इंटू 8 आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4800 माइनस जब कॉस्ट प्राइस निकलेगी तो ये लिखना गलत है। सारे पेन की कॉस्ट प्राइस नहीं ले सकता, उतनों की ही लो जितने बिके हैं, क्योंकि प्रॉफिट में बात ही उतनों की होगी जितने बिके हैं। जो बिके ही नहीं उसकी बात नहीं कर सकते। तो आपने 600 पेन बेचे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए के हिसाब से कितनी? 3000। तो आपको प्रॉफिट हुआ है उल्टा 1800। ये बोल देना कि लॉस हुआ, ये बिल्कुल गलत अकाउंटिंग है। तो यहां तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन जब इसी मैथमेटिक्स को अकाउंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात दोनों जगह सेम चल रही है। अब देखो जी हम लोग इसको रिलेट कैसे करते हैं, ये सबको समझ में आ चुका है। बहुत बेसिक बात मैंने की थी। आ जाओ जी वापस। अब ये अकाउंट है ना जो हमारा, चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट बोल लो, चाहे ट्रेडिंग बोल लो, चाहे आगे भी 10 तरह के अकाउंट बोलेंगे हम लोग, सेम तरह से ही बिहेव करते हैं, बस उनके नाम बदल जाते हैं। तो जो डेबिट साइड है, इसके अंदर आपके पास सामान आ रहा है विद नॉट दैट गारंटी कि सारा बिकेगा। आप सामान लाए तो सदर बाजार से 1000 पेन थे ना, क्या गारंटी थी कि 1000 बेच ही निकलोगे 31 मार्च तक? कोई गारंटी नहीं थी। पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिके तो अगले सेशन में बिकेगा, अगले अकाउंटिंग ईयर में बिकेगा। तो यहां पर जो सामान आया वो मेरे लिए 100% है। टोटल को 100% ही बोलते हैं अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो। 100% मेरे पास यहां पर सामान आया, और यही मुझे सामान का एक्सप्लेनेशन पूरा यहां पर 100% चाहिए, तभी मेरा करेक्ट प्रॉफिट यहां पर निकलेगा। अगर मैंने कोई चीज यहां पर नहीं ली जिससे मेरी क्वांटिटी मैच ही नहीं कर रही, तो मैं गलत अकाउंटिंग कर रहा हूं। अब देखो जी, जो मेरा सामान है उसका फ्यूचर क्या क्या हो सकता है। मैक्सिमम पोर्शन सेल होगा, बोलो हां। लेट्स सपोज 70% सेल हो गया। अब ये हाइपोथेटिकल एजम्पशंस हैं। 70% सामान तो बिक ही जाएगा, लगभग लगभग, क्या पता 50 भी बिके, हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। कुछ एबनॉर्मल लॉस में चला गया, कितना मान लेते हैं 5% लॉस हो गया।
अब ये तो उसी लॉस का क्लेम है, इसकी तो बात नहीं करेंगे। तो 70 और 5 75% हो गया। कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बिकेगा, बचेगा 25। जब आप इन सब चीजों के बारे में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तभी आपका प्रॉफिट एक्यूरेट आएगा। अगर आपने कोई भी आइटम एट क्रेडिट साइड मिस कर दी, मतलब वही वाली बात हो गई कि आप प्रॉफिट दिखा तो रहे हैं कि मैं निकाल रहा हूं, एक्चुअल में वो आप गलत काम कर रहे हैं। आपको टोटल क्वांटिटी वर्सेस टोटल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है। और हम हर जगह ही ऐसे करते रहे, लेकिन हम समझते नहीं है उसको, एक अलग बात है। जब हम लोग प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट निकालते थे ड्यूरिंग द टॉपिक डेप्रिसिएशन, तो मैं कोई एसेट खरीद के लाया 50,000 रुपए की और आज मैंने 3 साल के बाद वो एसेट बेच दी 20,000 की, क्या ये कहना सही होगा कि मुझे 30,000 का लॉस हो गया, या गलत होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पहले उस 50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट को 3 साल डेप्रिशिएट करके आज की ही डेट पे WDV निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे करोगे ना। सिमिलरली यहां पर भी आपको टोटल क्वांटिटी को ही एक पॉइंट पे क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, तभी आप सही प्रॉफिट आया कि लॉस आया बता सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल गलत बता रहे होंगे, क्योंकि आप बस इतनी सी बात बोलेंगे 70% सेल को आप कंपेयर कर रहे होंगे 100% कॉस्ट से। सामान तो ज्यादा आया, ऑब्वियसली सब बिकेगा नहीं, वो तो हमेशा ही लॉस दिखाता रहेगा, वो तो फिर हमेशा ही लॉस दिखाएगा, क्योंकि आपने अभी क्वांटिटी पूरी नहीं ली। बट यू नो कि कुछ सामान तो आपका क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, तो उसको भी लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस को भी लिखेंगे, तब आपका करेक्ट प्रॉफिट लॉस आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, इंफॉर्मेशन दी है, ताकि आगे के टॉपिक में भी आपको चीजें समझ में आए। और ये कहीं ना कहीं हम पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाता था, वहां पर भी मैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ लिखता था। डन। चले आगे। तो पहला अकाउंट कंसाइनर ने अपनी बुक्स में कौन सा बनाया? कंसाइनमेंट अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या बनाएगा? कंसाइनी अकाउंट। आओ जी, अब कंसाइनी अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब मैक्सिमम एंट्री आपके कंसाइनमेंट अकाउंट से ही यहां पर फ्लो कर जाएंगी। कंसाइनी अकाउंट, particulars, amount, particulars and amount, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, मुझे कंसाइनी से बस एक ही चीज लेनी है जो उसने अपने पास संभाल के रखी हुई है, बाकी तो कहीं ना कहीं मैंने हर चीज उसको देना ही है। क्या लेना है मैंने उससे? सेल का पैसा, मोटा पैसा जो उसके पास पड़ा हुआ है। मेरा सारा सामान बेच के सेल का अमाउंट वो अपने पास रख के बैठा हुआ है। ओके, याद है ना कौन था कंसाइनी? भूल तो नहीं गई शक्ल? आओ दिखा देता हूं आपको दोबारा से, अगर कहीं गलती से भूल गए। ये देखो जी, ये जो कंसाइनी है, इसने मेरा सामान बेचा है और पैसा ये लेकर बैठा हुआ है, इसके बाद पैसा पड़ा हुआ है, तो मुझे इससे पैसा चाहिए। बदले में जो छोटे छोटे इसने खर्चे किए वो मैं जरूर दूंगा। इससे मैंने एडवांस भी लिया, वो भी एडजस्ट कराऊंगा। लेकिन मैं कौन हूं? मैं एक अच्छा खासा बिजनेसमैन हूं, तो मैंने इसको सेल करवाने के लिए रखा था वो तो मैं पैसा लेकर रहूंगा। तो आओ जी देखते हैं कैसे करेंगे हम ये काम। चलो जी, कंसाइनी के बाद मेरा सेल का पैसा पड़ा हुआ है और वो मुझे लेना है। नाउ सी दिस अकाउंट जस्ट लाइक अ डेटर अकाउंट। डेटर से पैसा लेना होता है तो डेबिट में लिखते हो कि क्रेडिट में लिखते हो? डेबिट में लिखते हैं। पैसा आएगा, पैसा लेना है तो लिखो टू कंसाइनमेंट, मतलब सेल। अब देखो, ये कोई नई एंट्री नहीं है। अगर आप कंसाइनमेंट में देखते हो तो भी ये एंट्री हो चुकी है। देखो क्या इसकी जर्नल एंट्री बनी क्या एंट्री पढ़ पा रहे हो? कंसाइनी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, ये इसकी रीडिंग है। हमने क्या करा? कंसाइनी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। बल्कि ये लेजर अकाउंट तो छोड़ दो, हम तो जर्नल से करते हुए आ रहे हैं। ओके जी, तो वही एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में गई और वही एंट्री आपके कंसाइनी अकाउंट में भी यहां पर आ गई। चलो जी, ये पैसा तो हमने इससे ले लेंगे। अब हमने इसको देना क्या क्या, या किस किस चीजों के पैसे डिडक्ट करेगा? देंगे तो नहीं हम। अब वो सेल भेज रहा है तो वो ही नेट भेजेगा। ये थोड़ी पहले सर मैंने पूरे सेल का पैसा भिजवा दिया है, अब मेरा एडवांस वापस कर दो, मेरे खर्चे वापस कर दो, मेरी कमीशन कर दो। ये तो इलॉजिकल सी बात हुई।
फिर आपकी अकाउंटिंग ने चीजों को सिंप्लीफाई कहां करा? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया। अकाउंटिंग का मतलब ही क्या होता है? चीजों को सिंपल करना। आप तो और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो कि वहां से पैसा जाएगा, फिर 3-4 बार कंसाइनर से आएगा। ऐसा काम हमें नहीं करना। तो कंसाइनी सबसे पहले क्या बोलेगा? आपके सेल के पैसे से मैंने अपने खर्चे काट लिए हैं। जो मेरा ट्यूबलाइट खराब हुई थी, जो एसी रिपेयर हुआ था, जो और छोटे मोटे खर्चे हुए थे, वो सब मैंने यहां पर डिडक्ट कर लिए हैं। तो यहां पर क्या लिखेगा? बाय कंसाइनमेंट, उसके एक्सपेंस यहां पर डिडक्ट हो गए। अब ये एंट्री भी कंसाइनमेंट अकाउंट में टू कंसाइनी के नाम से आ रही थी। डन। और क्या डिडक्ट करवाएगा? अपनी कमीशन, जिसके लिए वो काम कर रहा है बेसिकली, वो अपनी कमीशन भी काट लेगा। वो कहेगा मेरी 20,000 रुपए कमीशन बनती है, मैंने वो भी डिडक्ट कर ली। और क्या डिडक्ट करवाएगा? एडवांस डिडक्ट करवाएगा। वो कहेगा मैंने आपको एडवांस दिया हुआ था, वो भी क्या हो गया? वो भी मेरा डिडक्ट हो गया। ओके जी। जो उसका बिल्स पेबल था वो कैंसिल हो जाएगा। और अल्टीमेटली अब जो भी हिसाब किताब बचेगा वो कंसाइनर को ट्रांसफर कर देगा। तो एंड में लिखेंगे, देखो अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफर करेगा तो ही करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बोल देता अभी वो ड्यू ही है तो उसको छोड़ देंगे। तो बाय बैंक अगर तो हो जाता है रिसीव्ड, और अदरवाइज क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन, अगर वो रह जाता है पेंडिंग। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन लैंग्वेज। यहां पर सारी वही जर्नल एंट्रीज हैं जो मैंने यहां पर क्या कर दी हैं? पोस्ट कर दी हैं। डन। हाँ जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके साथ एक और टाइम पास अकाउंट कंसाइनर अपनी बुक्स में बनाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए बना लेते हैं। दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो बिजनेसमैन है, मतलब ये जो कंसाइनर है, ये सिर्फ ये कंसाइनमेंट के बिजनेस पे डिपेंड नहीं है। खुद खाली बैठेगा क्या और जयपुर वाले को काम पे लगा देगा? नहीं, इसका दिल्ली में तो अपना बिजनेस चल ही रहा है। तो ये अपने स्टॉक का हिसाब किताब लगाता है कि जो मेरे पास टोटल स्टॉक है उसमें से कितना मैंने अपने दिल्ली के स्टोर में लगा रखा है और कितना मैंने जयपुर में एज अ कंसाइनमेंट ट्रांसफर किया हुआ है। तो उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या ये अकाउंट को हम लोगों ने कहीं पहले यूज किया कि नहीं करा? करा कि नहीं करा? कहां पर करा? कंसाइनमेंट में क्या एंट्री हुई थी? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जब ये सामान कंसाइनमेंट बिजनेस में ऐड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो बताओ जी कंसाइनर के दिल्ली के बिजनेस में ये सामान ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? एक जगह से माइनस होगा तभी तो कंसाइनमेंट बिजनेस में बढ़ रहा है ना। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो आगे होंगी, लेकिन उसकी नॉलेज आपको यहां पर काम आएगी। जैसे कि अब मान लेते हैं भाई, जो कंसाइनर है वो अपना मेन अकाउंट भी बना रहा है। मेन अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। ओके जी, ये बनाओ मत, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ये इसके मेन बिजनेस का अकाउंट है। अब अगर कोई बंदा 10 तरीके के बिजनेस करता है तो मुझे बताओ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 100 से ज्यादा उनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, मोर देन 100 कंपनीज। तो जब उनको अपने अकाउंट सबमिट करने होते होंगे, बैलेंस शीट सबमिट करनी होती होंगी, क्या वो 100+ कंपनीज की बैलेंस शीट सबमिट करते हैं? कितनी सबमिट होती हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के नाम पे बैलेंस शीट? सिर्फ एक। उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। कंसोलिडेशन का मतलब सारे अकाउंट्स को मर्ज कर देना, इकट्ठा कर देना। और वही कहीं ना कहीं काम यहां पर कंसाइनर भी करेगा। बिजनेस तो उसका एक ही है, चाहे 4 अलग अलग तरीके से किया जा रहा हो, बिजनेस तो एक ही है ना, चाहे कैसे भी कर रहे हो। अब आपका कोर्स एक ही है, आप कर रहे हैं चाहे अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो। सर फेस टू फेस भी कुछ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, कुछ ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, कुछ यहां वहां से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। ऐसे आपने अपने सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बना रखी है। सिमिलरली कंसाइनर का बिजनेस एक ही है, चाहे वो अपने सामान को अलग अलग तरह से बिकवा रहा है।
तो जब वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो यहां क्या करेगा, इसको रफली समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में बाद में समझेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक वो पहले भी करता था, अभी भी करेगा, बोलो हाँ। टू परचेजेस वो करता था पहले भी, वो भी करता रहेगा अभी भी। उसके जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी होते रहेंगे। यहां पर जो वो खुद सेल कर रहा है वो लिखेगा, जो उसके दिल्ली के स्टोर पे बिक जाता है। और उसके पास जो दिल्ली स्टोर में सामान रखता है, कुछ नहीं भी बिकता, जैसे कंजाइनी के बाद भी सारा सामान नहीं बिक रहा था, तो इसके पास क्या दिल्ली में गारंटी है कि सारा बेच देगा? नहीं बेचेगा, कुछ बचेगा। तो ये उसका हो गया क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके जी, लेकिन अभी ये मेरा 100% इनफ्लो ऑफ स्टॉक मैचिंग नहीं कर रहा 100% आउटफ्लो ऑफ स्टॉक से, तो प्रॉफिट मेरा गलत आएगा। बताओ जी क्या कमी है, क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि कुछ सामान भेजा हुआ है। किसको भेजा? कंसाइनी को। तो वो यहां पर लिखेगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि ये सामान इसके बाद से चला गया। अब ये पूरा 100% बन गया। बात समझ में आती है? यस और नो? अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और एडिशन होती जाएंगी, जो आपने बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसके साथ। तो ये काम आपने पहले तो नहीं पढ़ा था, ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लेकिन ये कंसाइनर तब एंट्री करता है जब उसको ओवरऑल बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होती है। अब बताओ जी इसकी जर्नल क्या बन गई? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। बन गई कि नहीं बन गई? इसीलिए कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी मांग लेता है। तो अब बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब जितने का सामान कंसाइनर भेज रहा है उतने का ही सामान कंसाइनमेंट बिजनेस में पहुंच रहा है, तो अमाउंट तो सेम ही आएगा और ये अपने आप टैली कर जाएगा। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना। अब अगर मैं आपको यहां पर सिर्फ टू ट्रेडिंग लिखवा देता तो आपको मजा ना आता, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये उठ के कहां से आया। और जब हम क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, अगर क्वेश्चन हमको बोलेगा, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछता है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, पूरा बिजनेस का बताना है, तो हम लोग यहां पर भी वही काम करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? नोट डाउन करेंगे सब बच्चे बहुत ही अच्छे से। नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, बहुत बार आपको इसको पढ़ना है। रिवीजन होगी, टेस्ट होंगे, इसी को पढ़ के वो आप देंगे। डन? ऑल राइट, चले अब हम लोग किसकी बुक्स में? कंसाइनी की बुक्स में। अब कंसाइनी की बुक्स का क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए उसमें अकाउंट भी आपको एक ही बस बनाना है। तो लिखो जी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। क्या बिजनेस कंसाइनी का है? नहीं। तो क्या कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा? नहीं। कंसाइनी किसका अकाउंट बनाएगा? कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा। ओके जी, all right. So particulars amount, particulars and amount. ओके जी, अब कंसाइनर के लिए, कंसाइनी के लिए कंसाइनर का अकाउंट यू कैन मेक लाइक कि जैसे उसने उससे पैसे लेने हैं तो वो डेटर का अकाउंट हो गया। बताओ जी कंसाइनी ने कंसाइनर से किन किन चीजों के पैसे लेने हैं? एडवांस दिया था, वो पैसे वापस लेने हैं, तो यहां पर वो लिखेगा टू बिल्स पेबल, जो उसने एडवांस दिया हुआ था। बिल्स पेबल कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके जी, और क्या होगा? जो उसने खुद खर्चे किए थे वो वाला अमाउंट भी वापस लेगा। टू बैंक एक्सपेंस डेबिट कर रहा है। जो उसकी कमीशन बनती है वो वापस लेगा। कमीशन उसकी इनकम है, इसलिए वो डायरेक्टली टू कमीशन लिखेगा। अब ये सारी एंट्री भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वाइल प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज। ओके जी, और किस चीज के लिए उसने पैसा देना है कंसाइनी को? सेल्स का अमाउंट जो उसको मिल चुका है बाय बैंक।
सेल्स, और अल्टीमेटली वो सारा पैसा जो बचेगा वापस कर देगा कंसाइनर को, या फिर वो पेंडिंग छोड़ेगा। सो टू कैश और बैंक अगर पे करता है, या फिर बिल्स पेबल अगर लाइबिलिटी बनाता है, और कुछ भी नहीं करता तो वो बैलेंस कैरी डाउन भी बन सकता है। नोट इट डाउन एवरीवन। तो यहां पर हमारे प्राइमा फेसी कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं कंप्लीट। एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बाद में आएंगे क्वेश्चन के साथ, तब हम लोग उसको करेंगे। ऑल राइट, चलो जी एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग बुक के भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सब बच्चों के पास बुक्स हैं या सुनो? सबके पास हैं? नहीं है? क्यों नहीं है भाई? कुछ कुछ के पास लेके आओ, वहां से लेके आना। अगली क्लास में तो मुझे जरूर चाहिए बुक्स, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। अभी हम लोग एक क्वेश्चन बस लिखेंगे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। मेहता ऑफ मुंबई कंजाइंस 1000 cases of goods, costing rupees 1000 each to सुंदरम ऑफ चेन्नई। तो मुंबई से सामान कहां जा रहा है? चेन्नई में जा रहा है, फुल स्टॉप। मेहता पेज फॉलोइंग एक्सपेंसेस in connection with consignment। मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंसेस पे करे? कैरेज ₹10,000, फ्रेट ₹30,000, लोडिंग चार्जेस again ₹10,000। नहीं, ये वाला बुक में नहीं है, तभी लिखवा रहा हूं। लिखो जी आगे। सुंदरम सेल्स 700 cases at ₹1040। या रुक जाओ, एट रुपीज कर लो, 1400, 1400 per case and incurs the following expenses। क्या क्या खर्चे कर रहा है अब सुंदरम? क्लियरिंग चार्जेस ₹8,500, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज ₹17,000, गोडाउन रेंट ₹6,000। Next, it is found that
it is found that 50 cases have been lost in transit, and 100 cases are still in transit. Sundaram is entitled to a commission of 10% on gross sales. Full stop. Draw up the consignment account. And Sundaram's account in the books of मेहता. तो ये है आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट. अच्छे से पहले नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. दोनों अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेटर्स हैं सबके पास कि वो भी नहीं है? निकाल लो जी फटाफट. निकल गए सबके कैलकुलेटर? किसके पास नहीं है रेज योर हैंड? अकाउंट्स की क्लास में आए हुए हो? हाँ जी, क्या सोच के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा. बताओ, अकाउंट्स की क्लास में आए और कैलकुलेटर नहीं आते तो ढूंढ ही रही है, शायद निकला है बैग में से. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो रहा है, बिना कैलकुलेटर के क्या कर सकते हैं हम? अभी तो चलो कॉन्सेप्ट चल रहे थे. क्वेश्चंस जहाँ शुरू होंगे कैलकुलेटर की तो हमें वहीं नीड शुरू हो जाएगी. अगली क्लास से बिना कैलकुलेटर के कोई बच्चा नहीं आएगा. चलो जी. तो मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन करते हैं 1000 केसेस. केस होता ना, जो केस पैकेट के टाइप कह सकते हो, गुड्स जिसकी कॉस्ट भी कितनी थी? 1000 रुपए ईज टू सुंदरम ऑफ चेन्नई. मुझे बताओ पहले तो कंसाइनर कौन है इस क्वेश्चन में और कंसाइनी कौन है? कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है? आओ जी, इसका हम लोग साथ साथ एक चार्ट बनाते हैं. तो ये हैं हमारे मिस्टर मेहता, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, और ये है सुंदरम. ठीक है जी. सामान कहां से कहां जा रहा है? मेहता से सुंदरम के पास जा रहा है. कितनी क्वांटिटी गई? 1000 केस गए और 1000 रुपए की कॉस्ट थी. तो बताओ जी, टोटल कंसाइनमेंट का अमाउंट कितना हो गया? 1000 केस 1000 रुपए के कितना हो गया? 10 लाख हो गया. ओके. इसके बाद कह रहे हैं मेहता ने ये सब खर्चे करे हैं, कैरिज का खर्चा, फ्रेट का खर्चा और लोडिंग चार्जेस. इसको भी यहां पर हम लोग लिख लेते हैं. कैरिज का खर्चा, फ्रेट का खर्चा और लोडिंग का खर्चा. कितना कितना? 10, 30 और 10. तो बताओ जी, ये टोटल खर्चा कितना कर दिया कंसाइनर ने? आधा क्वेश्चन तो हम यहां डायग्राम बनाते बनाते ही सॉल्व कर देंगे. 50,000 का खर्चा हो गया. इसके बाद कह रहे हैं सुंदरम ने बेचे हैं 700 केस 1400 पर केस के हिसाब से. तो कहां पर सेल हो रही है? यहां पर 700 केस 1400 के हिसाब से. मुझे बताओ कितने की सेल हो गई? कितने की? 9,80,000 की.
तो 10 लाख का सामान गया, 980 का बेचा, सर 20,000 का हो गया लॉस, क्वेश्चन को करो खत्म। बस इतनी सी कहानी है, या और भी कुछ सोचना पड़ेगा? क्या लॉस हो गया? 10 लाख का सामान गया और 980 मिले हैं बेच के, क्या सारा सामान बिका है? तो क्या ये 1000 क्वांटिटी को 700 से कंपेयर करना ठीक है कि गलत है? गलत है। यही समझा रहा था आपको इतनी देर से। अभी 300 केसेस तो बिके ही नहीं है। तो आओ जी और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब सुंदरम क्या क्या खर्चे कर रहे हैं? क्लियरिंग चार्जेस के 8500, क्लियरिंग चार्जेस 8500। उसके बाद वेयर हाउस चार्जेस एंड स्टोरेज कितना? 17,000, और साथ में गोडाउन रेंट 6,000। इसके भी टोटल खर्चे का हिसाब लगाएं तो कितना हो जाता है? 31,500 हो जाता है। चलो जी, इसके बाद कह रहे हैं 50 केस लॉस्ट हो गए इन ट्रांजिट, रास्ते में ही डूब गए। अगर पोर्ट से आ रहा हो, रेलवे से आ रहा है, तो वहां पर कोई चोरी वोरी हो गई, कुछ भी रीजन रहा, लॉस्ट हो गए। और 100 केस अभी भी रास्ते में है। ठीक है जी, तो 1000 केस निकले थे मेहता जी के गोडाउन से, घर से, और 50 केस तो हो जाते हैं लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट 50 केस, स्टिल इन ट्रांजिट कितने हैं? 100 केसेस। तो देखो 1000 घर से निकले थे, 50 रास्ते में खो गए, 100 अभी बाद में आएंगे, कितने हो गए? 850। ओके जी, तो 850 सुंदरम जी के पास पहुंचे, और बिके कितने? बाकी 150 कहां गए? वो क्या हो गए? क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। हर एक चीज क्वेश्चन से एक्सपेक्ट मत करना कि वही बताएगा। कंसाइनमेंट स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 150 केसेस। डन। बात सबको समझ में आती है? उन्होंने नहीं बताया 150 केस कंसाइनमेंट स्टॉक पड़ा हुआ है, कॉमन सेंस है। 1000 गए थे, 150 इधर उधर हो गए, 850 की रिसीविंग हुई। किसको? छोटू को। छोटू यहां पे खड़ा हुआ है, कितना रिसीव करेगा छोटू? 850 करेगा ना। छोटू को अल्टीमेटली कितने रिसीव हो रहे हैं? 850 केस। और 850 के बाद 700 आपने बेच डाले, तो कितने बचे? 150 ही तो बचे। आगे चलो जी। सुंदरम इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। जो टोटल सेल होती है उस पर सुंदरम को कितनी कमीशन मिलती है? 10%। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरम की कितनी सेल हो जाएगी? 9,80,000 सेल है। अच्छा, ये जो कमीशन की बात कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन है, कि ओवर राइडिंग कमीशन है? ऑर्डिनरी। पढ़ा हमने, कुछ नहीं लिखा तो उसको ऑर्डिनरी मानेंगे, क्योंकि वो तो देनी ही देनी है। अब एक ही कमीशन की बात है तो वही देनी है। तो 10% ऑफ ग्रॉस सेल, सेल का अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया, 9,80,000। बताओ जी कितनी हो गई कमीशन? 98,000। देखो हमने तो क्वेश्चन को समझते समझते, पढ़ते पढ़ते ही मैक्सिमम सॉल्व कर लिया। बस अब इसको एक अकाउंट्स की शेप देके हमें प्रॉफिट निकालना है। इस पूरे डायग्राम में, अकाउंट में किसी को कोई दिक्कत, प्लीज आस्क। इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज जब हम क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी करेंगे तो भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। फटाफट से नोट डाउन करो। और क्वेश्चन की आपकी समरी ऐसी बननी चाहिए कि फिर आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मैं बस पूरा क्वेश्चन इसी को देख देख के सॉल्व करूंगा। करो जी नोट डाउन सब लोग, फटाफट से। कर लिया?
डन। ऑल राइट, करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन की अब रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेहता। जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहे, सीधा सीधा हमें अकाउंट यहां पर बनाने हैं। तो आओ जी, इन बुक्स ऑफ मेहता कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में सामान आएगा जो कंसाइनर कंसाइनमेंट बिजनेस में भेज रहा है। तो बताओ जी कितने रुपए का सामान आया? हाँ जी, देखो सारी फिगर सब इधर से ही आएंगी। 10 लाख रुपए का आया, क्या लिखेंगे? टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10 लाख। ओके जी। फिर ये सामान महंगा हुआ, क्यों हुआ जी? कंसाइनर के खर्चे कितना? 50,000 रुपए। लिखो टू बैंक एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे हैं? कैरिज फ्रेट लोडिंग, कैरिज फ्रेट एंड लोडिंग। टोटल कितना हो गया? 50,000। उसके बाद कौन से खर्चे हैं? कंसाइनी के खर्चे। ओके, तो क्या लिखेंगे? इसको भी टू बैंक लिख देंगे, टू कंसाइनी। हाँ, नाम है तो नाम लिखेंगे, नाम लिखो जी। क्वेश्चन में कंसाइनी नहीं है, उसका नेम है तो हम लोग नेम ही लिखेंगे। टू सुंदरम एक्सपेंसेस। हाउ मच? क्लियरिंग चार्ज, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, गोडाउन रेंट। टोटल कितना था? 31,500। और कंसाइनी ने क्या करवा के दिया? सामान बिकवा के दिया। तो लिखो बाय सुंदरम, क्या हो गया? सेल्स हो गई। कितने की? 9,80,000 रुपए की। 700 के 1,400 रुपए के बेचे थे। डन। अभी इसी 980 पे कंसाइनी को क्या मिलेगा? टू सुंदरम कमीशन 9,80,000 रुपए का 10%, 98,000। ओके जी, अब क्या करेंगे? कुछ तो सामान बच गया है जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, कितना कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है? 150 बचा है। तो देखो अगर 150 बचा है, अगर 150, चलो आपकी बात मैं मान लेता हूं, क्लोजिंग स्टॉक 150 बचा, ठीक है जी। सेल कितना हुआ? 700 केस। खोया कितना रास्ते में? 50 केस। ये कितना हो गया? ये तो खाली 900 ही केस हुए, और भेजे तो 1,000 थे। 100 केस कहां गए?
स्टिल इन ट्रांजिट है, हमारा ईयर क्लोज हो गया या हमारी अकाउंटिंग तब तक की क्लोज हो गई, कंजाइनर के पास से तो ये सामान निकल के जा चुका है, बोलो हां। कंजाइनर ने अपने मेन अकाउंट से इसको एग्जिट रूट दिखा दिया। अब कल को परसों को जब भी होगा वो सामान कहीं पर भी पहुंचे, मुझे बताओ क्या कंजाइनर के पास वापस पहुंचेगा या वो अब कंजाइनी के पास ही पहुंचेगा, चाहे जब भी पहुंचे कंजाइनी के पास ही पहुंचेगा, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है इसलिए स्टिल इन ट्रांजिट है। तो जब वो पहुंचा ही नहीं अभी तक कंजाइनी के पास इस अकाउंटिंग ईयर में, तो बिकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं, लेकिन अभी वो उसके पास नहीं है तो वो क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट। रास्ते में है लेकिन इस ईयर के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक ही बनेगा क्योंकि बिक तो सकता नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो अब ये जो हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक की बात कर रहे हैं, यहां पर दो कैटेगरी बनेंगी, एक स्टॉक जो इन हैंड है, एक्चुअल में भी कंसाइनी के पास है फिजिकली, और दूसरा जो अभी इन ट्रांजिट है। इन हैंड वाला कितनी यूनिट्स बचेंगी, केसेस बचेंगे 150, और रास्ते वाले कितने 100। अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो कितने का है, एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास कंसाइनमेंट स्टॉक यहां पर आ जाएगा। फिर बात घूम फिर के वहीं आ गई, सर आपने बताया था कि इस टॉपिक में हमको 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी थी। कौन कौन से 3 वर्किंग नोट थे? कमीशन कैलकुलेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, वो इस क्वेश्चन में इजी थी इसलिए वो काम तो हो गया। दूसरा क्या बताया था? हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हुआ है इस क्वेश्चन में कि नहीं हुआ? हुआ है, तो वो भी निकालना पड़ेगा, बस अभी हम उसको लिख देते हैं, बाय एबनॉर्मल लॉस। लॉस्ट इन ट्रांजिट है, नॉर्मल कहां से हो जाएगा भाई? रास्ते में सामान डूबना क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है? नो, दैट इज एन एबनॉर्मल लॉस, वो निकालना है। और तीसरा क्या काम बताया था? कंसाइनमेंट स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, उसकी वजह से भी अटका हुआ है। तो 3 में से एक काम तो इजीली मिल गया, उन्हीं 2 की वजह से हमारा क्वेश्चन रुक गया, और जब वो हम कैलकुलेट करेंगे तभी यहां पर टोटल लगेगा, और यहां पर जब टोटल लगेगा तो ये बैलेंस होगा, तो प्रॉफिट लॉस क्या आएगा तभी निकाल पाएंगे। बात समझ में आई सब बच्चों को, यस और नो? क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि इसने सामान की इंश्योरेंस करवा रखी थी, या कोई इंश्योरेंस नहीं है? कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, तो पूरा का पूरा लॉस क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस ही हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एबनॉर्मल लॉस भी निकालेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक भी, एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। आप इसको टोटलिटी में भी कर सकते हैं और पर यूनिट पे कैलकुलेट करके एंड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, द चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हो रहा है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि 50 का ही क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है। ठीक है जी, 50 का ही हो रहा है। लॉस इन ट्रांजिट कितना था? 50 केसेस। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 50 केसेस। और किसी भी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो स्टार्टिंग कहां से होगी? जहां से कंसाइनर ने भेजा था। बताओ जी, इसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? 1000 रुपए। 1000 के 1000 केस भेजे थे। अब ये रास्ते में डूब गया तो क्या 1000 का नुकसान हुआ, या और खर्चे बढ़ाऊं? और खर्चे बढ़ाऊं। और कौन सा खर्चा हुआ? ये देखो जी, पूरा डायग्राम हमारे सामने, यहां पर डूबा है, ये रास्ता है, और यहां से 1000 रुपए का चला था, और क्या खर्चा हुआ बताओ? कैरिज लग गया था उस पे, सब पे ही लगा था, तो उस पे भी लगा था, फ्रेट भी और लोडिंग भी। तो ये 50,000 रुपए का खर्चा हुआ था कितने केसेस पे? 1000 केसेस पे। तो बताओ जी, एक केस पे कितना हो गया? कंसाइनर्स एक्सपेंस, चाहे टोटलिटी में लो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। तो 50,000 का टोटल खर्चा था कितने केसेस पे? 1000 पे। तो मैं तो एक ही केस के हिसाब से ले रहा हूं, तो एक केस पे कितना हो गया? हाँ जी, 50 रुपए का। इसका मतलब अब ये आइटम 1000 की नहीं थी, कितने की हो चुकी थी? 1050 की हो चुकी थी, बोलो हाँ। तो बताओ मुझे एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया? 1050 इंटू 50 केसेस, बताओ जी कितना आ गया?
52,500, और चाहो तो आप इसको टोटलिटी में भी ले सकते थे। सर टोटलिटी में कैसे लेंगे, अगर आप बता ही दो। ये देखो जी, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 एक केस की कॉस्ट है, तो 50 की कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। और कंजाइनर का टोटल खर्चा प्रोपोर्शनेट अगर हम करेंगे तो 50,000 था 1,000 केसेस पे, तो बताओ जी 50 पे कितना? 2500। तो इससे भी टोटल कितना आता है? 52,500। दोनों प्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं, कैसे भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इधर हम ग्रॉस बेसिस पे कर रहे हैं टोटलिटी पे, इधर हम पर यूनिट बेसिस पे कर रहे हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये 1,000 रुपये हैं पर केस, 50 रुपये है पर केस, तो 1,050 हो गया पर केस का खर्चा। तो 50 से एंड में मल्टीप्लाई कर दिया, वहां हमने सीधा ही 50 केसेस का निकाला। क्या ये कैलकुलेशन सब बच्चों को क्लियर है? और आपको ऐसे ही वर्किंग नोट एग्जाम में बना के आने हैं टू फेच फुल मार्क्स। डन। ले चलें इसको अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में। आओ जी। एबनॉर्मल लॉस 52,500, और इसकी कैलकुलेशन कहां पर छुपी हुई है? वर्किंग नोट नंबर 1 में। ओके जी। अब क्या लास्ट काम हमारा रह गया? कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना। चलो फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अब कंसाइनमेंट स्टॉक में दो कैटेगरी हैं। पहली वो कैटेगरी जो पहुंचा ही नहीं, इन ट्रांजिट है, तो बिकने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो वो भी कंसाइनमेंट स्टॉक बन के रह जाएगा। और दूसरा जो पहुंचा तो लेकिन बिका नहीं। क्या दोनों की कॉस्ट सेम होगी या कुछ फर्क होगा? क्या फर्क होगा? एक पर कंसाइनी का या छोटू का खर्चा होगा और एक पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो रास्ते में ही है। पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्रांजिट वाली। कितनी केसेस है इन ट्रांजिट? बताओ जी। 100 केसेस है इन ट्रांजिट। ये देखो जी, स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है? 100 केसेस। तो इन ट्रांजिट 100 केसेस की पहले हम बातें करते हैं। बताओ जी, इन ट्रांजिट वालों की क्या कॉस्ट पड़ी है अभी तक? कॉस्ट तो थी 100 रुपए, बस यही खर्चा था कि और भी कुछ था? अभी पर केस पे हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, आप टोटलिटी में निकाल रहे हो। चलो अच्छा, वो 1,000 आपने पर केस बताया होगा, 100 इंटू 1,000 कर दिया। नाउ इट इज ओके। तो कितना हो गया? 1,00,000 रुपए तो सिर्फ कॉस्ट हो गई। उसके बाद ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर ने 50,000 का खर्चा किया है, लेकिन कितने केस पे? 1,000 पे। आपके कितने ट्रांजिट में? 100। बताओ जी कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो इन ट्रांजिट का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,05,000 आपका इन ट्रांजिट का यहां पर टोटल आ जाता है। चलो जी, यहां पर हम लोग, अब हम ऐसे लिख रहे थे, इसको छोड़ दो चाहे, क्योंकि हमने टोटलिटी में ले लिया है। तो ये हो गया 1,05,000, और वर्किंग नोट हमारे पास अवेलेबल है, वर्किंग नोट 2। अब हमको देखना है क्या इन हैंड वाले, इन हैंड कितने केसेस थे? 150 केसेस थे। क्या इन हैंड का भी यही कॉस्ट रहेगा कि कुछ बढ़ जाएगा या कुछ कम हो जाएगा? यहां पर भी सबसे पहले तो कॉस्ट हम लोग लेंगे कितनी? 1,000 कॉस्ट 150 केस पे, तो कितनी हो गई? 1,50,000। फिर प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसेस यहां पर भी आएंगे। कितने हैं जी कंसाइनर के खर्चे? 50,000 का खर्चा उसने किया 1,000 केस पे, और 150 केस की बात हो रही है, तो कितना हो गया प्रोपोर्शनेट? 7,500। डन। और इसके बाद क्या और भी कुछ खर्चे हुए? ये देखो जी,
छोटू वाले खर्चे भी हुए, क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, गोडाउन रेंट। हम कंजाइनी के गुड्स पे कौन से खर्चे लेते हैं? क्या सारे लेते हैं या जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं बस वही लेते हैं? और उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? एड प्रोपोर्शनेट कंजाइनीज कौन से एक्सपेंसेस? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। भूल गए सारे लोग? नॉन रिकरिंग वाले ही लेंगे ना। अच्छा, अब इसमें से हमको बाइफरकेशन करना पड़ेगा बिटवीन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। बताओ जी, क्लियरिंग चार्जेस, सामान को क्लियर कराने के चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस के अमाउंट देने के, ये रेगुलर होते चले जाएंगे सामान आए ना आए, या ये सामान आया इसीलिए हुए? तो ये कौन से हो जाएंगे? नॉन रिकरिंग। वेयर हाउस एंड स्टोरेज का खर्चा, ये अभी सामान आया इसलिए हुआ कि ये वैसे भी हो ही रहा था, तो ये क्या हो गया? रिकरिंग। गोडाउन रेंट, ये भी क्या हो गया? रिकरिंग, वो तो रेंट ले ही रहा था। तो ये 8500 रुपए का खर्चा हुआ, जो सामान अभी नहीं बिका उस पे हम लोग इसको भी चार्ज करेंगे। आओ जी देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कंजाइनी के नॉन रिकरिंग वाले हैं 8500। ये 8500 का जो खर्चा है कितनी यूनिट्स पे था? 850 पे या 1000 पे? 1000 तो भेजे थे कंजाइनर ने, लेकिन पहुंचे ही कितने? 850। और वहां पर जो कस्टम ऑफिसर खड़ा हुआ है पोर्ट पे, वो तो जितनी यूनिट रिसीव हो रही हैं उसी पे कस्टम ड्यूटी या क्लियरेंस चार्जेस लेगा, सामान क्लियर करवाएगा। तो जब पहुंचे ही 850, तो मैं इनको 1000 पे कैसे बोल सकता हूं? बाकी तो या आए नहीं या रास्ते में डूब गए। पहुंचे तो छोटू के पास कितने केस थे? 850, वो उसी पे 8500 दे के आ रहा है। बोलो हाँ। छोटू तो देखो बस यही खर्चा दे के आ रहा है, ये तो कंजाइनी रेगुलरली पे करता रहता है। तो छोटू के खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं। 8500 उसने खर्चा किया कितने पे? 850 केस पे। और कितने केसेस की बात हो रही है? 150 की। बताओ जी कितना हो गया? 1500। अब बताओ टोटल क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड वाला कितना हो गया? कितना? 1,59,000। और इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर 159, और फिर लगेगा इसका टोटल। आप बताओ जी टोटल कितना हो गया? 2,64,000। डन। किसी को भी वर्किंग नोट नंबर 1 या 2 में कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। टोटल लगाएंगे, बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट बताएंगे। टोटल या प्रॉफिट? प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे सब लोग। कितना टोटल? 12 लाख। एंड प्रॉफिट हाउ मच? 1,17,000 रुपए का यहां प्रॉफिट हो गया। नोट इट डाउन। क्या क्वेश्चन ने बस हमसे यही पूछा है या और भी कुछ पूछा है? सुंदरम अकाउंट भी बनाना है इन द बुक्स ऑफ मेहता। आओ जी स्टार्ट करें। सुंदरम मतलब कंजाइनी का अकाउंट। particulars amount, particulars and amount। ऑल राइट। बताओ जी हमने सुंदरम से किस चीज के पैसे लेने हैं? सेल का। तो लिखो यहां पर टू कंसाइनमेंट सेल्स। देखो ये सारी की सारी फिगर्स आपको कंसाइनमेंट अकाउंट से मिलेंगी, ऑलरेडी हम लोग वहां पर लिख चुके हैं।
और किन किन चीजों के पैसे आपने कंसाइनी को देने हैं या बेसिकली एडजस्ट करवाने हैं जो उसने खर्चे किए? बताओ जी, कितने रुपए के खर्चे किए थे? क्या सिर्फ नॉन रिकरिंग वाले एडजस्ट होंगे कि सारे होंगे? सारे होंगे। तो टोटल कितना हो गया था? 31,500। और क्या देंगे आप कंसाइनी को? कमीशन देंगे। कितनी कमीशन? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि पैसा उसने ट्रांसफर कर दिया तो कहां पर छोड़ देंगे? बैलेंस कैरी डाउन पे। इतना पैसा हमें मिल जाएगा, अभी नहीं मिल रहा। बताओ जी, कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर? 8,50,500 रुपए। डन। नोट इट डाउन एवरीवन। हाँ जी, ये वाला। करो जी नोट डाउन सब लोग। हाँ जी, यस व्हाटएवर, श्योर। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को भी? पक्का? एक दो क्वेश्चन सिमिलर मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे दूंगा, उसको सब लोग जरूर ट्राई करेंगे। और बाकी हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी बुक में है उसको मोस्टली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस हमारा बचा हुआ है, वो क्या होता है जब कंसाइनर यूजुअली कॉस्ट पे सामान नहीं देता बल्कि कॉस्ट में कुछ प्राइस ऐड करके देता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोगों ने काफी अच्छा खासा पार्ट कवर कर लिया। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने करके देख लिया। कुछ क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको सेंड आज करने वाला हूं। ऑल राइट, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट है डू आस्क, पूछ सकते हैं भाई फटाफट से। और अगर क्लियर है क्लास तो ये भी बोलना पड़ेगा कि सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? पक्का? देखो ऑनलाइन वालों, तुम्हारी जगह सर क्लियर है। क्लियर है जी? बाकी बच्चे जितने भी बच्चे हैं मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए। क्लियर है? ऑल राइट, यस सर क्लियर है। चलो जी, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे, जरूर सब लोग उसको ट्राई करेंगे। ओके सर। ऑल राइट, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।